Okay, so we are ready. Let's start our today's session. गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। अभी मैंने आप सभी के चैट्स में आप सभी के मैसेजेस देखे। वेरी गुड इवनिंग। तो आज का हमारा जो सेशन है वो जनरल बैंकिंग के ऊपर एमसीक्यू सेशन है, जिसमें हम हमारे कमिंग एग्जामिनेशंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में जो है स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केवाईसी? हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि केवाईसी क्या होता है। नो योर क्लाइंट, नो योर कंपनी, नो योर कस्टमर या नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली ये क्वेश्चन हम सभी जानते हैं। केवाईसी का जो फुल फॉर्म है वो होता है हमारा नो योर कस्टमर। तो जैसे कि आप सभी ने भी बताया कि जी बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ रिस्क आर देयर अंडर केवाईसी? केवाईसी के अंदर कितनी तरह की या कितनी कैटेगरी ऑफ रिस्क होती हैं? 1, 2, 3 या और आप नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई केवाईसी और एएमएल गाइडलाइंस रिक्वायर्ड? केवाईसी या एएमएल गाइडलाइंस की जरूरत क्यों होती है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, to prevent banks from being used intentionally or unintentionally by criminal elements for money laundering. Option B, to prevent banks from being used intentionally or unintentionally by criminal elements for terrorist financing activities. Option C, it enables banks to understand that customers and their financial dealings better. और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। और मेरे ऑप्शंस रीड करने से पहले ही आप सभी के आंसर भी यहाँ मुझे मिल गए हैं। एंड द करेक्ट आंसर अगेन हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। तो केवाईसी गाइडलाइंस के अंदर ये सारी ही चीजें होती हैं। पहला होता है कि बैंक्स को प्रिवेंट करना होता है कि वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिमिनल एलिमेंट्स वगैरह जो है उसमें ना आए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। दूसरा ये होता है कि बैंक को प्रिवेंट करना होता है बाय क्रिमिनल एलिमेंट्स फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग एज वेल, किसी तरह की कोई टेरर फाइनेंसिंग ना हो। और तीसरी तरफ बैंक्स को ये समझना होता है कि कस्टमर्स और उनकी जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं वो अच्छे से हो रही हैं। मतलब ये उनको इनेबल इंश्योर करना होता है कस्टमर्स एंड फाइनेंशियल डीलिंग्स सही से रखने, अच्छे से करने के लिए। तो केवाईसी और एएमएल गाइडलाइंस के लिए ये तीनों ही चीजें रिक्वायर्ड हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, which are the entities licensed under section 22 of Banking Regulation Act to which provisions of KYC policy of RBI will be applicable? कौन सी एंटिटीज लाइसेंस्ड होती हैं सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, जिसमें प्रोविजंस केवाईसी पॉलिसी जो है आरबीआई की वो एप्लीकेबल होंगे? ऑप्शन ए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ऑप्शन बी, रीजनल रूरल बैंक्स या लोकल एरिया बैंक्स। ऑप्शन सी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एंड स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर अगेन हियर इज योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सी वो एंटिटीज होती हैं जो सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आती हैं, टू विच प्रोविजंस ऑफ केवाईसी पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल, जिनके ऊपर केवाईसी पॉलिसी के जो भी प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं, आरआरबीज भी आते हैं, एलएबीज भी आते हैं, यूसीबीज भी आते हैं, एसआईसीबीज भी आते हैं और सीसीबीज भी आते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। देन वी हैव question number 5, which among the following is not a category of risk under KYC? इनमें से क्या KYC के जो मतलब कैटेगरीज ऑफ रिस्क होती हैं उसमें नहीं आता है?
लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, नॉर्मल रिस्क। एंड जी, जैसे कि चैट सेक्शन में आप सभी के आंसर्स आ गए हैं, एंड इज द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज नॉर्मल रिस्क। तो इनमें से जो कैटेगरी ऑफ रिस्क नहीं है केवाईसी के अंदर वो है नॉर्मल रिस्क, क्योंकि लो, मीडियम, हाई रिस्क तीनों ही तरह के ये कैटेगरीज ऑफ रिस्क रहती हैं। देन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, KYC policy of the banks as per RBI directives should provide for clause 1 customer acceptance policy, 2 customer identification procedure, third monitoring of transactions, fourth risk management। अब इन 4 में से हमको सिलेक्ट करने होंगे कि केवाईसी पॉलिसी जो बैंक्स की होती हैं एज पर आरबीआई डायरेक्टिव उनमें क्या क्या होता है। सो ऑप्शन ए 1, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 1, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 2, 3 and 4 ओनली, एंड ऑप्शन डी 1, 2, 4 ऑल। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और साथ ही साथ में रिस्क मैनेजमेंट, ये चारों ही इसके अंदर होते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने आंसर दिया, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज 1, 2, 4 ऑल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी ऑफ द बैंक इज फ्रेम्ड सो एज टू टेक केयर ऑफ व्हिच आर ऑल एस्पेक्ट्स। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी होती है बैंक की, फ्रेम की जाती है, तो उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स का ध्यान हमको रखना होता है। ऑप्शन ए, नो अकाउंट इज ओपन विदाउट अप्लाइंग appropriate customer due diligence. Option B, no accounts opened in the name anonymous fictitious benami names. No transaction or account based relationship is undertaken without following the customer due diligence procedure. All specified mandatory information to be compulsorily to be obtained while opening the account and during the periodic updations, and optional or additional information after opening the account with the consent of customer. And yes, the correct answer is option B. कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी जो होती है बैंक में, उसमें हमको किन चीजों का ध्यान रखना होता है, तो जितने भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होगी जिसे कंपल्सरीली हमको ऑब्टेन करना है अकाउंट ओपन करते समय, पीरियोडिक अपडेशन के टाइम पर, और ऑप्शनल या एडिशनल इंफॉर्मेशन आफ्टर द अकाउंट ओपनिंग। तो जो अकाउंट ओपन हो जाता है उसमें किसी तरह का कोई अपडेशन करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन करना है, तो वो कस्टमर के कंसेंट के साथ में ही होगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अनदर क्वेश्चन, which among the following is not an officially valid document for ID proof? ID proof के लिए यहाँ पर कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियली वैलिड नहीं है? पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी कार्ड। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो यहाँ पर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट या आईडी प्रूफ नहीं है। इसके अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी कार्ड, ये सब जो हैं आपके ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, बट नॉट इलेक्ट्रिसिटी बिल। अनदर क्वेश्चन, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस आर। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो लिमिटेड पर्पस होंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस, वो कौन से होंगे? ऑप्शन ए, यूटिलिटी बिल नॉट मोर देन 2 months ओल्ड। Option B, property or municipal tax receipt. Option C, pension or family pension payment order issued to retired employee if it contains, or option D, all of the above. And yes, the correct answer here is again option D, that is all of the above. तो जो officially valid document यहाँ पर है लिमिटेड पर्पस के लिए, ये सारे ही हैं। यूटिलिटी बिल जो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, म्युनिसिपल या प्रॉपर्टी टैक्स की कोई रिसीट अगर आपके पास में है वो, पेंशन या फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो भी इशू किए जाते हैं रिटायर्ड एम्प्लॉइज को, अगर उसमें एड्रेस है तो ये सभी जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पर हो जाएंगे फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस। अनदर क्वेश्चन, in case the address furnished in the proof of address undergoes a change, what does the KYC policy stipulates? अगर जो एड्रेस दिया गया है एड्रेस प्रूफ में
वो चेंज हो जाता है, तो फिर केवाईसी पॉलिसी के अंदर क्या एक चीज स्टिपुलेट की जाएगी? ऑप्शन ए, customer to submit any official valid document for limited purpose of proof of address. Option B, customer shall submit any other officially valid document for current address within 3 months. Option C, both of the above. Option D, none of the above. And yes, the correct answer is option C, that is both of the above. दोनों ही यहाँ पर जो है वो यूजफुल होंगे. कस्टमर किसी तरह का कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पर सबमिट कर दें, या कस्टमर जो है वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दें विद इन 3 मंथ्स, जो भी करंट एड्रेस है उसका. तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. अनदर, टू रिसीव एनी बेनिफिट or subsidy notified under section 7 of Aadhaar Act, which of the following is correct? अगर हमको किसी तरह का कोई बेनिफिट रिसीव करना है या सब्सिडी जो भी नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 7 ऑफ आधार एक्ट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, सबमिशन एंड सीडिंग ऑफ आधार नंबर टू अकाउंट इज मैंडेटरी. ऑप्शन बी, any of the official valid document can be submitted. Option C, submission of pen if is mandatory. And option D, no official valid document need to submit. And yes, the correct answer is option A, that is submission and seeding of Aadhaar number to account is mandatory. तो किसी भी तरह का बेनिफिट या सब्सिडी अगर आपको सेक्शन 7 ऑफ आधार एक्ट के अंदर चाहिए है, तो इनमें से सबमिशन जो है आधार नंबर का वो मैंडेटरी हो जाता है. Then what are the documents to be submitted by an individual for establishing an account-based relationship with the bank as per the guidelines? कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इंडिविजुअल को सबमिट करने होंगे अगर वो अपना एक अकाउंट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं रिलेशनशिप बेस्ड विद द बैंक एज पर द गाइडलाइंस? तो कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट किए जाने चाहिए? प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर, passport, driving license, voters ID issued by election commission, photograph, any A, B or C. And the correct answer is yes, it is option D, that is any of A or B or C. तो इनमें से कोई भी एक जो है वो यहाँ पर नेसेसरी हो जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए एक इंडिविजुअल को अगर वो एक अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप जो है मतलब बैंक के साथ में रखना चाहते हैं एज पर द गाइडलाइंस. तो उसके लिए इनमें से कोई भी एनी रिक्वायर्ड मतलब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट किए जा सकते हैं. Now we have next question, that is question number 13. Which are the simplified documents acceptable in the case of low risk customers for customer identity? इनमें से कौन से या सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे अगर लो रिस्क कस्टमर्स हैं कस्टमर आइडेंटिटी के लिए? तो ऑप्शन ए, आइडेंटिटी कार्ड विद एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, scheduled commercial banks and public financial institutions, or a letter issued by a gazette officer with a duly attested photograph of the person. Option C, A and B, and option D, any of the above. तो जैसे कि आप सभी ने यहाँ रिप्लाई दिए हैं, सत्येंद्र जी ने, लक्ष्मी जी ने, रूपा जी ने, नितिन जी, बबलू जी, पुष्पेंद्र जी ने शायद गलती से ऐसे लिख दिया. ओके, अर्पित जी, सभी ने आंसर यहाँ पे दिए हैं. अभिषेक कुमार जी ने भी दिया है, बंटी जी. आंसर इज यस, ऑप्शन ए. आप सभी के आंसर यहाँ पर एनी ऑफ द अबव है और यहाँ पर जो आंसर मार्क्ड है वो है ऑप्शन ए. तो इसको लेके कंफ्यूजन है क्योंकि आप सभी आंसर यहाँ पर डी दे रहे हैं, सी या डी, बोथ या एनी. आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? पुष्पेंद्र जी अब बोल रहे हैं ए इज राइट. नितिन जी भी बोल रहे हैं कि शायद सही है ए. हमारा कि इनमें से कौन से सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे अगर लो रिस्क कस्टमर है कस्टमर आइडेंटिटी के लिए? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि आइडेंटिटी कार्ड
एप्लीकेंट के फोटोग्राफ के साथ में इशू जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी स्टेचुटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी, पीएसयू, एससीबी या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो। तो प्रभाकर जी बोल रहे हैं डी की आदत हो गई, मुझे भी ऐसे ही लगा कि सब फ्लो में डी 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 होता चला गया, बट ठीक है। बबलू जी बोल रहे हैं क्वेश्चन नोटेड फॉर डिस्कशन। अगर किसी का कोई डाउट है तो हम उसको लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे, बट यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है जी। सुमित जी बोल रहे हैं आज डी का दिन है मैम। सच में आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका करेक्ट आंसर डी है, ठीक है, बट ऐसे ही हो सकता है फ्लो में आप सबने भी डी कहा होगा, बट करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो ऑप्शन ए है कि आइडेंटिटी कार्ड विद एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, और ये ही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अब शायद आप सिर्फ डी डी आंसर ना दें, खैर जोक्स अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, which among the following cannot be accepted both as identity and address proof? इनमें से क्या है जो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ दोनों की तरह, दोनों के ही जैसे मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड? ऑप्शन ए पैन कार्ड, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन डी वोटर्स आईडी कार्ड। एंड आंसर इज यस, ऑप्शन ए पैन कार्ड। अब बी से जो आंसर है वो ए पर आ चुका है, तो अब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज पैन कार्ड, जिसका विपिन जी ने फुल फॉर्म बताया परमानेंट अकाउंट नंबर जी। तो यहाँ पर कौन से जो है आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ की तरह, which among the following cannot be accepted both as identity and address proof, and the correct answer is option A, that is PAN card. Another question, who is authorized to act as and perform the functions of CKYCR? Option A, Central Registry of Securitization, Assets Reconstruction and Securities of India. Option B, Department of CKYCR, Finance Ministry. Option C, UIDAI. Option D, that is RBI. And the correct answer is जी बिल्कुल ऑप्शन ए, दैट इज CERSAI। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। कौन ऑथोराइज हैं जो कि CKYCR की तरह एक्ट भी करेंगे और उनके फंक्शंस को भी परफॉर्म करेंगे? तो इट इज सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटीज ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ CKYCR? क्या फंक्शंस होते हैं CKYCR के? ऑप्शन ए, receiving, storing, safeguarding and retrieving KYC records in digital form. Option B, verifying the KYC compliance by the bank. Option C, issuing Aadhaar. Option D, none of the above. इनमें से क्या CKYCR के फंक्शंस हैं? ऑप्शन ए है KYC रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्म में रिसीव करना, स्टोर करना, सेफगार्ड करना, रिट्रीव करके रखना। ऑप्शन बी है वेरीफाई करना KYC कंप्लायंस को बाय द बैंक। ऑप्शन सी है इशूइंग आधार, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। एंड करेक्ट आंसर, जैसा कि अब आप सभी का आंसर मेरे पास में ए आया है, नितिन जी बोल रहे हैं ए का नंबर आ गया है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रिसीविंग, स्टोरिंग, सेफगार्डिंग एंड रिट्रीविंग KYC रिकॉर्ड्स इन डिजिटल फॉर्म। सो CKYCR के जो फंक्शंस होते हैं वो ये सारे होते हैं। इसके बाद है एज पर PML मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स 2005, बैंक shall file copy of the client's KYC records with the CKYCR within dash days after commencement of an account based relationship with a client. PML मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स 2005 के अकॉर्डिंग जो बैंक है उनको अपने क्लाइंट के KYC रिकॉर्ड्स की एक कॉपी जो है वो रखनी होगी विद द CKYCR विदिन डैश डेज, कितने दिनों में, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। जब अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप जो है वो क्लाइंट के साथ में बन जाएगी तब CKYCR में
कितने दिनों के अंदर केवाईसी रिकॉर्ड्स हमारे क्लाइंट के हमको उसकी कॉपी रखनी पड़ेगी, यानी बैंक को। T+5 days, T+9 days, T+15 days, none of the above। क्या होगा इसका आंसर एज पर PML? आपके आंसर पढ़ते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मनोज जी शायद सी कह रहे हैं, विपिन जी T+5 A बोल रहे हैं, मतलब तो मतलब मिक्स्ड आंसर्स हैं। आप में से कुछ 15 डेज बोल रहे हैं, कुछ A बोल रहे हैं, कुछ C बोल रहे हैं, कंफ्यूजन है। प्रदीप जी कह रहे हैं B है शायद, बट श्योर नहीं है। निखिल जी वीडियो का इशू आ रहा है क्या? निखिल जी कह रहे हैं वीडियो इशू नहीं है ना, कोई इशू नहीं है। निखिल जी आप प्लीज आपकी साइड से चेक करें एक बार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज T+5 days। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप में से कुछ कंफ्यूज थे, कोई T+9 को लेके, कोई T+15 को लेके, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज T+5 days। इतने दिनों के अंदर जो है हमको ये सारे रिकॉर्ड्स CKYCR के अंदर रखने होंगे। नाउ डॉक्यूमेंट्स टू बी स्कैन एंड अपलोडेड फॉर CKYCR। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कैन और अपलोड होने चाहिए? ऑप्शन ए ID प्रूफ एंड एड्रेस, ऑप्शन बी proof of identity, proof of address, cropped up signature and photograph, option C signature on the photograph and photograph, and option D application। ठीक है, आप सबके आंसर जो है बी आ चुके हैं। दीपक जी, आशीष जी C बोल रहे हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, क्रॉप्ड अप सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। ये CKYCR के लिए डॉक्यूमेंट्स स्कैन और अपलोड करने होते हैं। तो एक आइडेंटिटी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, साथ ही साथ में सिग्नेचर और फोटोग्राफ क्रॉप्ड अप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीलिंग फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ कैश फॉर द परचेस ऑफ DD? DD परचेस के लिए कितना कैश एक्सेप्टेंस सील किया गया है, कितना लिमिट लगाया गया है? 50,000, लेस देन 50,000, 20,000 और 10,000? जी B 100%। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज यस B, दैट इज लेस देन 50,000। तो सीलिंग जो निर्धारित किया गया है एक्सेप्टेंस ऑफ कैश for the purchase of DD के लिए, वो है हमारा less than 50,000। So the correct answer is option B। Another question, who has to scan or upload the data wherever the account is opened by CPC? कौन स्कैन या अपलोड करेंगे डेटा को जब भी अकाउंट ओपन होगा CPC में? Respective branch, CPC, respective RO, none of any of the above? जी, इसमें वापस से A और D है। प्रभाकर जी B बोल रहे हैं बट श्योर नहीं है जी। ठीक है, देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर। A आई थिंक आकांक्षा जी बोल रही हैं, A और D आप लोग कह रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रिस्पेक्टिव ब्रांच। जो ब्रांच होगी वही स्कैन और अपलोड करेगी डेटा को जहां पर भी अकाउंट CPC का ओपन किया गया होगा। So the correct answer is option A, that is respective branch। Okay, next question, before opening the account, branches have to verify the prospective account holders details in CKYC package under the option dash। अकाउंट ओपन करने से पहले ब्रांचेस को अकाउंट होल्डर की डिटेल्स को जो है पूरा वेरीफाई करना होता है CKYC में, CKYC पैकेज के अंदर अंडर द ऑप्शन। अब ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए कस्टमर यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, ऑप्शन बी CKYC मैनेजमेंट, ऑप्शन सी आधार वेरिफिकेशन, ऑप्शन डी अकाउंट ओपनिंग। यहाँ पर आप सभी की साइड से क्लियर कट आंसर था ऑप्शन ए, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज CKYC
मैनेजमेंट। विजय सेन जी ने आंसर दिया था बी। बाकी आप सभी ने इसका आंसर ए कहा है। द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन बी, दैट इज CKYC मैनेजमेंट। अकाउंट ओपन करने से पहले जो ब्रांचेस हैं उनको वेरीफाई करना होता है प्रोस्पेक्टिव अकाउंट होल्डर की डिटेल को CKYC पैकेज के अंदर अंडर द ऑप्शन CKYC मैनेजमेंट। सो थैंक यू विजय सर, आपने आंसर मतलब उन्होंने जो है इसका आंसर बी दिया था, बाकी आप सभी की तरफ से आंसर जो है वो ए आया था। ओके तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following is correct for CKYC data uploading? इनमें से क्या CKYC data uploading के लिए करेक्ट होगा? ओके, ऑप्शन ए, any one of the father's name or spouse name or mother's name only is mandatory. Option B, father's name is mandatory if pen is not submitted. Option C, maiden name filed is field is optional. Maiden name field is optional. And option D, all of the above is correct. इनमें से क्या CKYC डेटा अपलोडिंग के लिए करेक्ट होगा? फादर, स्पाउस या मदर का नेम अगर मैंडेटरी है तो इनमें से किसी का भी, या ऑप्शन बी, फादर का नेम मैंडेटरी होगा अगर पेन सबमिट नहीं किया है। मेडन नेम जो फील्ड है उसको जो है ऑप्शनल रहेगी वो, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। और आप सभी के आंसर यहाँ पर डी आया था एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। यहाँ पर ये सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज एन HNI? HNI क्या है? ऑप्शन ए, हिंदू नॉन इंडियन। ऑप्शन बी, हिंदू नॉर्थ इंडियन। ऑप्शन डी, हिंदुस्तान न्यूक्लियर इंडस्ट्री। ऑप्शन डी, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। जी, and the correct answer is yes, option D, that is high net worth individual. तो HNI का जो यहाँ पर मीनिंग है वो है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। आप सभी का आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, KYC अपडेटिंग is to be done at which branch? KYC अपडेटिंग हमको कौन सी ब्रांच पर करनी होती है? Only in the base branch, any of the branches of our bank, Aadhaar center, branch where account was opened. और यहाँ आप सबके मिक्स्ड आंसर ए, डी, ए या डी या बी भी है, अलग अलग आंसर हैं आप सभी के। ओके, ए या डी, बी, डी, बी, ए। ओके, तो सभी के अलग अलग आंसर। विपिन जी ए को लेके बिल्कुल श्योर हैं और करेक्ट आंसर जो होगा है मतलब जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज एनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफ आवर बैंक। केवाईसी अपडेटिंग किसी भी ब्रांच से हो सकती है, उसके लिए बेस ब्रांच में ही जाने की जरूरत नहीं है या आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। केवाईसी अपडेटिंग किसी भी ब्रांच से की जा सकती है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो संदेश जी, चंद्रा जी, गजेंद्र जी, सौरभ जी, निखिल जी, नितिन जी, प्रभाकर जी, शिव श्रीवास्तव जी, अंकित जी, नितिन जी, आप सभी के आंसर जो है वो बी थे। अमित कुमार जी का भी शायद आंसर बी ही है। प्रभाकर जी कह रहे हैं कि जब आपने अपने ब्रांच नेटवर्क नहीं हो तो कहीं भी जाओ। एंड प्रदीप जी कह रहे हैं कि इसको डिस्कस हमको करना चाहिए। हम डिस्कस करते हैं, आप सभी चैट सेक्शन में प्लीज अपने अपने व्यू पॉइंट्स दें। ब्रांच का कस्टमर नहीं है, बैंक का है। अच्छा, ओके, निखिल जी का ऐसा कहना है। सही है मैडम, ये नितिन जी कह रहे हैं यही सही है, किसी भी ब्रांच से केवाईसी सही है मैडम। एक्चुअली में मैम जहाँ पे अकाउंट खुलता है, जहाँ पे कस्टमर का वो होता है, वहीं से उसका नहीं केवाईसी करा अपडेट सकते होना हैं चाहिए। फौजी नहीं सर, करा सकते हैं, कहीं से अब सारी जगह करा सकते हैं आईडी किसी भी ब्रांच में बैंक लगा कर में बैंक में कहीं हम लोग करा आरआरबी में करते नहीं।
इसका अलग अलग बात है पर करा सकता है अरे कस्टमर। भाई आज ही हमने किया है नहीं भाई, नहीं, हो किसी भी जाता है। ब्रांच से हो जाता है आज ही केवाईसी। किए, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल। किसी बिल्कुल भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता कहीं भी हो जाता है, आज ही किए ब्रांच भाई। पे हो जाता है। सीयू में मॉडिफाई कर सकते हैं बट गवर्नमेंट से एक्टिव नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाई कहीं से भी कर ही सकते हैं। गवर्नमेंट इज डजंट मैटर यार, डिफरेंट मैटर। स्कैनिंग तो कर सकते हैं ना, स्कैनिंग। हाँ, सीयू में तो मॉडिफाई हो जाता है। सीयू में मॉडिफाई हो जाएगा, स्कैनिंग हो जाएगा, डोरमेंट एक्टिव नहीं होगा। जब कोई गवर्नमेंट खाता एक्टिव है। गवर्नमेंट है, पूरा गवर्नमेंट है, एक्टिव है, केवाईसी भी करना है, तो दूसरी ब्रांच से कैसे हो जाएगा? ओके ओके मैडम, नेक्स्ट नेक्स्ट। केवाईसी तो डन डन। सर यहाँ पे क्वेश्चन है केवाईसी कर सकते हैं कि नहीं, केवाईसी हाँ, मैं एक कर सकते हैं। एक सेकेंड मैं इंटरप्ट करूंगी थोड़ा सा। जैसे कि आप सबकी बातें भी मैंने यहाँ पर सुनी, आपने कमेंट्स में भी कहा और ऐसे भी कहा। अगर हम सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पर देखें, क्वेश्चन हमसे सिंपली ये पूछा गया है, क्या केवाईसी अपडेटिंग की जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर है कि हाँ, केवाईसी अपडेटिंग किसी भी ब्रांच से जो है अपनी बैंक की जाके की जा सकती है। आप में से किसी ने कहा, मैं सुन नहीं पाई, कि हमने आज ही कराया है, और कुछ मंथ्स पहले मैंने भी करवाया था। और मैंने किया है मैम, मैंने ही कहा था। हाँ जी, संदेश जी ने कहा था, और कुछ टाइम पहले मैंने करवाया था, तो वो भी ब्रांच ऑफिस से हो गया था। तो ऐसा सच हो जाता है, लेकिन जैसे कुछ कुछ डिटेल्स आप सबने शेयर करी तो उसको भी हमने सुना। बट यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज एनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफ आवर बैंक। हमारे बैंक की किसी भी ब्रांचेस में हम कर सकते हैं। अंकित जी कह रहे हैं बीयूपीबी में नहीं होता है, बहुत सारी। अच्छा ठीक है, खैर ये डिस्कशन का टॉपिक है, तो हम इसको लास्ट में डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को, थोड़े कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में अगर हम मैम जी जी हेलो मैम, ये कर रहा था कि अगर केवाईसी अपडेट करने के लिए बोल रही है। जी जी राहुल जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। राहुल जी की आवाज नहीं आ रही है। खैर ठीक है, जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हैं हम उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे लास्ट में हमारे सेशन के। राहुल जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मैं राहुल जी को मैसेज हरीश, चलिए ठीक है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Lady who is belonging to Mumbai shifted to Delhi on the marriage. संदेश जी, आपका माइक म्यूट नहीं था। चलिए Sorry ठीक है, ma'am, sorry ma'am. नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Okay, so a lady who is belonging to Mumbai shifted to Delhi on marriage approaches the bank for opening an account. Bank finds that a customer's name differs from the OVD submitted for opening. Which of the document bank can accept to open the account? Option A, a copy of marriage certificate issued by the state government. Option B, gazette notification indicating the change in name. Option C, copy of OVD stipulated. या option D, A and C or B and C. C या D, C या D, आप सभी आंसर बोल रहे हैं। The correct answer is option D, that is A and C और B and C. यानी या तो मैरिज सर्टिफिकेट का कॉपी दे दें और ओवीडी स्टिपुलेटेड का कॉपी दे दें, या फिर गैजेट नोटिफिकेशन जिसमें चेंज इन नेम इंडिकेट हो रहा है और कॉपी ऑफ ओवीडी सबमिट कर दें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड सी और बी एंड सी। या तो ए या सी दे सकते हैं या बी एंड सी दे सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है सभी को कि एक लेडी जिनकी शादी हुई मुंबई में दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है मैरिज की वजह से, अब जब बैंक ओपन करवाने जाती हैं तो नेम जो है वो डिफरेंट है उनका, तो बैंक को ये चीज दिखती है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट उन्हें सबमिट करना होगा। ओके मैम पिछला क्वेश्चन में जो बोल रही थी कि मतलब केवाईसी कहीं किसी भी ब्रांच में अपडेट हो सकता है, लेकिन मैम वो तो लेता ही नहीं है, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि मेन जो ब्रांच का कोड रहता है वो भी तो चेंज करना पड़ता है, और जब तक वो ब्रांच अगर अदर ब्रांच का रहता है वो ट्रांसमिट करने पर क्यों पास होता ही नहीं है। अच्छा, तो बेस ब्रांच का कोड चेंज हो जाता है। नहीं, ब्रांच का कोड जब चेंज हम करेंगे और वो भी सेम ब्रांच का कोड चेंज होता है।
सर ब्रांच का कोड जब तक सेम ब्रांच चेंज नहीं करता है तब तक नहीं होता है, दूसरा branch कोई भी कर change ही नहीं सकता है। कर सकता है। निकल में कोई अरे हो जाता है सर, हो जाता है। नहीं सर, सर निकल में सब हो जाता है। बैंक 24 में नहीं निकल होता चला है। गया, ब्रांच कोड सही है। चेंज नहीं होता है, सीआई बैंक अमेंडमेंट करती है, जहाँ होता है वही कर बैंक सकता है, बिना रिक्वेस्ट किए कर सकते हो आप कस्टमर की। सर ओके केवाईसी हो जाएगा, एसी केवल नहीं होता है, गवर्नमेंट से सीएम तो बिना कस्टमर के आप है ना ब्रांच कोड कैसे चेंज कर सकते हो? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ सर। ब्रांच हाँ। कोड चेंज नहीं करना होता है, लेकिन केवाईसी होती है। लेकिन सर केवाईसी मैं- लेती मैं- कोड नहीं चेंज है, हो जाता है, वहां से शुरू हो जाता है। नहीं नहीं देता है, कैसे हो जाएगी केवाईसी? होगा ही नहीं सर, सही बोल चलिए चलिए ठीक है ठीक है। अरे सर शांत रहो, डीजे सर से पूछ लिया जाए। सर जी अरे प्लीज सर आप अब बैंक लिंक्स पे बात कर रहे हैं, बैंक्स 24 पे, तो बैंक्स 24 पे नहीं होता है। फिनाइकल में आप जब CUMM करते हैं हाँ, तो निकल में होता है। जी ठीक है, हो जाता है, वहाँ उसमें पे हो जाता है। तो वहाँ पे पैन भी जोड़ सकते हैं, KYC में नहीं होता है, हाँ फिनाइकल में हो जाता है, बैंक लिंक्स में नहीं होता है। जानकारी नहीं, हमारे बैंक लिंक नहीं होता है हमारा। सर मैं इस में इंटरफेयर करना चाहूंगी क्योंकि और भी हमारे सहभागी हैं जो वेट कर रहे हैं, तो मैं सेशन को रूल थोड़ा तो सा सभी आगे के लिए बढ़ूंगी। एक ही ना होगा और मैम। भी नेक्स्ट क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी। सॉफ्टवेयर का खेल होता है। BS सर जी, विजय राहुल सर आ सर गए जी अब। please। एक मिनट सलोनी जी, अभी हमारे साथी अच्छा डिस्कशन करते हैं, इनको करने दीजिए। हाँ, क्या ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ये सवाल को। सलोनी जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आ रही है। तो ये सवाल हमारे साथियों का जो डाउट है ये सही डाउट है, क्योंकि ये रोज रात दिन बैंक में काम करते हैं तो वहां पर होता नहीं है। लेकिन सवाल जो लिखा गया है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एज पर मास्टर डायरेक्शन ऑफ केवाईसी, वो किसी भी ब्रांच में अपडेट हो जाएगा। ये आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई की गाइडलाइन क्या बोलता है? एज पर मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी गाइडलाइन 2016, it is instructed to advise to bank that if customer comes with the KYC document then it can be accepted for in every branch। क्योंकि वो अब ब्रांच नहीं रहा है ना राहुल जी, अब ब्रांच नहीं रहा तो अब वो क्या रहा, बैंक हो गया। तो वो रेगुलेटरी एंटिटी को बैंक मानता है। बैंक के किसी भी ब्रांच में गए ना तो उनका केवाईसी अपडेट होगा। बस एक कंडीशन है, जहां डोरमेंट हो जाता है खाता या इनऑपरेटिव हो जाता है या अनक्लेम्ड स्टेटस में चला जाता है, जिसको डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चला जाता है आरबीआई को, वहां पर वो उसी ब्रांच से होगा। क्यों? क्योंकि वहां ड्यू डिलीजेंस और चाहिए, इसी वजह से। अदरवाइज आप ब्रांच में जो भी कर रहे होंगे, बट एग्जामिनेशन में अगर ये आएगा तो आपको क्या करना होगा, यही करना होगा आंसर कि किसी भी ब्रांच से केवाईसी अपडेट हो जाएगा। अब आप देखो, केवाईसी डॉक्यूमेंट एक बार ले आया और अगर वो केवाईसी नंबर लग गया तो हम डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगते, खाली नंबर ले लेता है और किसी भी ब्रांच में जाके खोल लेता है। तो ये क्लियरिटी है ना? ठीक बात है। कुछ हमारे टेक्निकल रीजन की वजह से हमारे ब्रांच में दूसरे ब्रांच से एक्सेप्ट नहीं करता, हम बोल देते हैं कि चलो लिंक फेल है तो तुम अपनी ब्रांच से कराओ। बट मास्टर डायरेक्शन बोलता है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट कैन बी अपडेटेड थ्रू आउट द ब्रांचेस, किसी भी ब्रांच से हो जाएगा। और कोई इस सेशन में से कोई और डाउट है क्या सलोनी जी? इस आपके पूरे सेशन में से कोई क्वेश्चन पे डाउट है? नहीं सर जी, बस इसी क्वेश्चन पे डाउट था एंड थैंक यू सो मच कि आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा 18 नंबर पर हो रहे हैं। सर लेकिन सर तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता सर, वो अरे feed भाई ही नहीं वो करने राहुल देता जी, है वो सर आपका डॉक्यूमेंट। इंटरनल प्रॉब्लम है बैंक का। आरबीआई पहुंच जाएगा तो पेनल्टी दे देगा। तो वो आप वो अच्छा सर। इंटरनल एसओपी वो ठीक करेगा बैंक, ठीक है। बट एग्जामिनेशन में आएगा तो इसको टिक लगा के आना, एक नंबर हमें चाहिए, आपका एक नंबर हमें ओके सर, चाहिए। थैंक यू सर। तो हमारे लिए मान के थैंक चलना, यू सर। सर के लिए हमको एक नंबर देना हो तो टिक लगेगा, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। बाद में हम मैनेजमेंट से लड़ेंगे कि भाई इसको करो यार, ठीक है ना? ओके। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन था? एक साथी बोल रहे हैं सर 18 नंबर में ये सिग्नेचर तो कहीं मेंशन नहीं हुए CKYC में। सीकेवाईसी में सिग्नेचर कहाँ से? 18 नंबर क्या लिखा? डॉक्यूमेंट इज टू बी स्कैन्ड एंड अपलोडेड फॉर सीकेवाईसी। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको बोला गया है कि जब भी कोई कस्टमर एक बार आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आ जाता है तो उसका सिग्नेचर सारे चीज में लेते हैं।
है ना, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और सब में लेते हैं। ये CKYC अपलोड करने के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद जब आता है तो आप जो वेरिफिकेशन करते हो उसमें जरूरत नहीं। ये जो लिखा है आंसर सही है। जी ओके सर। और कोई सवाल है? सर एक डाउट है एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, हु बताओ। इज अथराइज्ड टू एक्ट एज एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ CKYCR? इसमें सरसई का नाम दिया गया। सरसई जनरली सर लोन ओन के केसेस में होते हैं क्या? हाँ, ये सरसाई क्या होता है? सेंट्रल रजिस्ट्री है, एक भंडार केंद्र है सर जो लोन के रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटी हैं उनका भंडारण है। भंडारा, भंडारा बोलते हैं ना, भंडारा। तो वो भंडारण रखता है सबका, वो भंडार केंद्र है। तो ठीक उसी तरह से ये CKYC का भी भंडार केंद्र है, सेंट्रल रजिस्ट्री। वो एक केंद्रीकृत जगह है जहाँ पर सारे CKYC रहते हैं। वो आंसर सही है, शेरशाही ही है। थैंक यू सर। और कोई सवाल? और एक सवाल सर एक डाउट और था, CKYC जो होती है उसको कितने दिन के अंदर रजिस्ट्री में रजिस्टर करना होता है? T+5 डेज और T+10। बोलिए। जिस दिन आपको दिया उसके बाद 5 दिनों के अंदर CKYCR अपडेट हो जानी चाहिए। ओके सर, ओके। है ना, मान लीजिए आपको आज ग्राहक खाता खोला, आपने आज ग्राहक का खाता खोल दिया, अकाउंट ओपन कर दिया, तो जो भी डॉक्यूमेंट दिया है, वोटर ID दिया है, ID प्रूफ दिया है, एड्रेस प्रूफ दिया है और फोटोग्राफ्स दिया है, वो CKYCR पोर्टल में अपडेट हो जाना चाहिए आज छोड़ के 5 दिन में। 5 वर्किंग डेज है ना, हो जाने चाहिए। तो आप क्या करते हो, उसको स्कैन करके उसको अपलोड करते हैं। अपलोड करके आपका जो डाटा सेंटर है उसको उठा लेता है और CKYCR पोर्टल जो सेंट्रल रजिस्ट्री है वहां पर उसको पेस्ट करता है। वहां पर वो CKYCR क्या करता है कि मान लीजिए ये रतन यादव जी हैं, देखो एकदम बढ़िया बढ़िया चैन से बैठे हुए हैं, तो मजा आ रहा है ना रतन यादव जी? चले गए। तो ये क्या है कि रतन यादव जी आए, उन्होंने CKYC सब डिटेल ले लिया। आप उससे क्या क्या डिटेल ले लिए? एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, फोटोग्राफ ले लिए। अब आपने खाता भी खोल दिया, आज खाता का ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब खाता ओपन हो गया। अब जैसे ही आप उसमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और वो चला जाता है कहाँ पर? सेंट्रल डाटा सेंटर में जाता है। तो डाटा सेंटर जैसे अपलोड करता है, अगर उनका खाता पहले से ही किसी दूसरे बैंक में जहाँ CKYC नंबर है तो वही नंबर इनको भी अलर्ट हो जाता है। अगर नंबर नहीं है तो नया नंबर अपलोड होता है, लेकिन जो भी अपलोड होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है और उन आपके CIF में वो नंबर CKYC नंबर रिफ्लेक्ट होता है। ये बात है। ये प्रक्रिया T+5 डे में होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं बता दूं ये एवरेज अगर देखा जाए, मैंने अपना देखा है तो 7-7 दिन में हो रहा है, 8 दिन में हो रहा है। कैसे? जो डाटा आप देते हैं कई बार रिजेक्ट होके आ जाता है, स्कैन कॉपी नॉट मैच, सही तरीके से फॉर्मेट में नहीं है, फोटोग्राफ्स ठीक नहीं है, ऐसे करके रिजेक्शन में आ जाता है। तो फिर से आपको रीअपलोड करना होता है, फिर एक्सेप्ट करता है। तो मान के चलो अगर एवरेज देखेंगे तो 7 दिन लग जा रहे हैं, कई कई में 10 दिन भी लग जा रहे हैं। नॉर्मली जो RBI कहता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग T+5 डे में होना चाहिए, ताकि अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो उसको पकड़ में आ जाए, या फौजी प्रदीप जी को भेज दें, पकड़ के ले आए उनको, है ना? ठीक है। और कोई डाउट है इसमें, इस सेशन में? शुरू से दिखा दीजिए तो चेक हो जाएगा पूरा। एक नंबर से फास्टली दिखा जी। दीजिए, तो 1-1 जी सेकंड। सर। हाँ चलिए, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। ये तो पढ़ेंगे नहीं हमारे साथी, है ना सलोनी जी? ये जो जी सवाल है ना इसको पढ़ेंगे भी नहीं, ये बोलेंगे जय माता दी। चलो जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आगे। हाँ ये सही है, ये भी नहीं पढ़ेंगे, ये सवाल जो है ये भी नहीं पढ़ेंगे। और ये, हाँ ये भी सही है। हाँ ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, सही है। ये भी जी सही है, ये भी सही है। यस, आधार सीडिंग जहाँ पर है वहाँ मैंडेटरी होता है, अगर वो अंडर सेक्शन 7 ऑफ आधार है एक्ट है तो कई चीज़ों में आधार मैंडेटरी कर दी, ये भी सही है। हाँ ये सर ये वाला क्वेश्चन में है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन में ए बी सही होगा,
गजेटेड ऑफिसर का भी एक्सेप्ट होता है, कोई एमएलए है, एमपी है, ये लो रिस्क कस्टमर के लिए, तो इसको सुधार देंगे हम। सलोनी जी इसको सुधार जी सर, देंगे। ओके सर, बिल्कुल। एनपी है, वो हो गया, कॉपी पेस्ट में गलती हो गया होगा। क्या है, ये लो रिस्क कस्टमर के बारे में सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। अगर कोई लो रिस्क का कस्टमर है, जैसे कि ग्रामीण जनता है ना, और उसको कोई लोकल एमपी है, गजेटेड ऑफिसर है, वो अटेस्ट कर देता है फोटोग्राफ से कि यही बंदा है नितिन कुमार जी। देखो भोले भाले से नितिन कुमार जी कितना अच्छे हैं, गांव की जनता है, जो आता है उसको 2 रोटी देते हैं, चाय पिलाते हैं, इनका कोई बढ़िया है कोई, है ना। तो वो कोई गजेटेड ऑफिसर भी अगर उसको वेरीफाई कर देता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है बैंक। ये हमारे साथी गांव का अगर सरपंच, सर गांव का अगर कोई सरपंच इस तरीके से अगर अटेस्टेड कर, तो सरपंच के लिए वो भी मनाही है, सरपंच के लिए मनाही है, वो इन्फ्लुएंस कर लेता है करके उनको मनाही है। ठीक है, सरपंच के लिए क्लियर कट गाइडलाइन है, मास्टर डायरेक्शन। पहले एक समय था एक्सेप्ट करता था, अभी नहीं है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखो है, देखो जल्दी करिए नहीं तो ये नितिन जी भाग जाएंगे ना, नाराज हो जाएंगे। तो ये भी सही है, ओके। हाँ जी, हाँ जी, ये भी सही है, ये भी सही है। T+5, हाँ हाँ हाँ, ओके। 1 मिनट, वेट 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 वेट, पीछे। हाँ, ये सवाल जो है ये तो काफी बार आता है, पॉपुलर सीरीज का सवाल है। तो कई बार 49,999, कई बार 50,000, कई बार मोर देन। इसमें भी कई साथी थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, और इसमें परचेस ऑफ डीडी और पेमेंट ऑफ डीडी और इशुएंस ऑफ डीडी ऐसा करके घुमाता है। तो यहाँ पर जैसे सीलिंग दिया है, कैश में कोई डीडी बनाने आता है तो कितने रुपए का डीडी बनाएगा, तो कई साथी इसमें 50,000 भी टिक लगा लेंगे और गलती हो जाएगा। लेस देन 50,000, 50,000 आप ज़्यादातर चीज़ों में देखे होंगे 50,000 पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह केस चलता है, तो इसीलिए लेस देन 50,000। बहुत बढ़िया। और पेमेंट के लिए पूछा गया तो 20,000, लेस देन 20,000। हाँ ये भी सही। ये क्या है, ये क्या है? और हाँ ये तो, हाँ 1 मिनट वेट। Who has to scan upload the data wherever the account is opened by? यही क्वेश्चन था सर, डिस्कस किया था जो। तो ये सीपीसी जो होता है, इसको रिस्पेक्टिव ब्रांच खोलता है, ऐसे बोलता है। सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? सर क्रेडिट प्रोसेसिंग सेल। अच्छा हाँ, क्रेडिट प्रोसेसिंग सेल्स। तो आजकल क्या हो रहा है, बैंकों ने सेंट्रलाइज क्रेडिट प्रोसेसिंग सेंटर लिया है। तो इसमें बोला गया है कि जहां से वो प्रपोजल आया है रिस्पेक्टिव ब्रांच ही उसको अपलोड करेगा, क्रेडिट प्रोसेसिंग नहीं करेगा। ये ठीक है, चलिए रिस्पेक्टिव ब्रांच करेगा क्योंकि वो ड्यू डिलिजेंस किया हुआ है। क्या होता है, आप ये मान के चलिए नितिन जी कि अगर आपके पास ग्राहक आ रहा है ना, जैसे कि करंट अकाउंट बोलते हैं सब में, तो आरबीआई या भारत सरकार मानती है कि जब भी जरूरत पड़ेगी उस ग्राहक के बारे में, तो हमारे नितिन जी जाके उसको उठा के गाड़ी में बिठा के हमारे पास प्रस्तुत कर देंगे। कहने का तात्पर्य ये है, मतलब जिसका खाता खोले ना नितिन जी, तो उसके यहाँ मतलब समझ लो उसका घर द्वार भी देख ही लो आप, समझ लो घर द्वार देख ही लो, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेगा। है ना नितिन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। वाह, आप तो मोटे आदमी, बढ़िया है ना। बोले सर हम लोग तो बच्चा बच्चा को जानते हैं जिसका खाता है। मतलब ये है, आपका उद्देश्य यही है कि जिसका भी ग्राहक का खाता आता है, जैसे कि करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में तो इतना मार्केट डिसिप्लिन है कि आपको जाकर उसको देखना भी होता है कि वाकई व्यापार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ड्यू डिलिजेंस करना होता है। आप देखो कोई ग्राहक आपसे लेन देन कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं पेंशन पाता हूँ, तो उसके खाते में जाके देखो ना, महीने में एक बार क्रेडिट हो रहा है, एक बार निकल रहा है, तब ठीक है। अगर ज्यादा निकल रहा है तो जो कह रहा है प्रोफाइल वो गलत है, उसको भी सुधारने की जवाबदारी है। अगर नितिन जी एक कस्टमर कह रहा है कि मैं किसान हूँ, मेरे पास 1 एकड़ की जमीन है, और वो मेरी इनकम 1 लाख रुपए सालाना है, अगर उसके खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्या करना है नितिन जी? तो निगरानी करनी है उसकी, चेक भी करना है। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में जी रिपोर्ट करनी है। STR में, ठीक है, वो आपको प्रोफाइल में बोल के गया है कि मैं तो एक छोटा भोला भाला किसान हूँ, मेरी तो 1 एकड़ की जमीन है, 1 लाख साल की इनकम है, और वो लेन देन करा, तो इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। इसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में रिपोर्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर उस खाते में फ्रॉड हुआ ना, अगर उस खाते में अगर फ्रॉड कर गया, वो पैसा कहीं से आया और लेके भाग गया और वो फरार हो गया, तो उसमें बैंक का जो होता है ना, जो आरबीआई है, वो आपको पेनल्टी देती है।
जब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि संडे वगैरह में, तो मैं एक हमारे आरएमडी जो हैं वो हमारे साथी हैं, उनको रिक्वेस्ट किया हूँ कि हर रोज हमारे साथियों को, हर रोज नहीं मतलब महीने में 1-2 सेशन ऐसे केसेस में हम डिस्कस करेंगे 2-3, ताकि आप लोग भी को आगाह रहेगा कि अगर ऐसे केसेस आएंगे तो आपको क्या निगरानी रखनी है। बैंक की कोई गलती नहीं, केवाईसी अपडेट किया, सब किया, लेकिन ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। वो कह रहा है किसान हूँ, उसके खाते में व्यापारी जैसा पैसा रिपोर्टिंग नहीं करी ठीक है, तो उसमें पेनल्टी दिया है 99,000, वो भरेंगे ऑफिसर, भर दिए मतलब अभी तक। चलिए ये भी सही है। सलोनी जी आगे, ये क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंसी डाटा ऑल ऑफ द, चलिए बढ़िया। ऑल ऑफ द अबव तो पढ़ेंगे भी नहीं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम पढ़ें, है ना। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल किसे कहते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अगर ऐसे हैं जो 5 लाख से ऊपर के अगर डिपॉजिट एडवांसेस ऐसे रखते हैं और उनके पास है, तो उनको हाई नेटवर्थ कहते हैं। आगे वाह, केवाईसी, हाँ ये है बड़ा विवाद का सवाल। तो सलोनी जी ये डिस्कस करते हैं, तो इनको डिस्कस करके देखो कितना बात हो गया ना इनको, ठीक है। आगे आगे जी सर बिल्कुल। अभी तो सलोनी जी ने बोला ना कि मेरा खाता जो है एमपी नगर से है, लेकिन मैं गुलमोहर से जाके अपडेट करा क्योंकि वो घर के पास था। अच्छी जी बात सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आरबीआई ब्रांचेस नहीं समझती, बैंक समझती है। और आगे जी सर। अरे वाह, तो बढ़िया है। ये लेडी ऑफिसर कहीं, अच्छा हाँ ये तो जानते हैं इन लोग, गजेटेड नोटिफिकेशन लाते हैं, इसके बाद लाते। चलिए आगे कंटिन्यू कर लीजिए। ओके थैंक यू। जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, so next question है, for low risk customers KYC updation is to be done once in years। तो करेक्ट आंसर है इसका 10, कि लो रिस्क कस्टमर्स के लिए KYC अपडेशन जो है वो 10 साल में एक बार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मीडियम रिस्क कस्टमर्स KYC अपडेशन इज टू बी डन वंस इन डैश ईयर्स। तो जो मीडियम रिस्क कस्टमर्स होंगे उनके लिए KYC अपडेशन जो है वो 8 इयर्स में किया जाएगा। हाई रिस्क कस्टमर्स के लिए जो KYC अपडेशन है वो हमारा होना चाहिए 2 इयर्स में। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 2 इयर्स। तो हाई रिस्क कस्टमर्स 2 इयर्स, मीडियम रिस्क कस्टमर्स 8 इयर्स एंड लो रिस्क कस्टमर्स 10 इयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड फॉर ऑपरेशंस परमिसिबल इन स्मॉल अकाउंट। मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड कितना होगा जो भी स्मॉल अकाउंट्स में ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके लिए, जितना परमिसिबल है मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड। ऑप्शन ए 24 months which can be extended for a period of 6 months। ऑप्शन बी 12 months which can be extended by another 12 months provided the account holder applies and furnishes evidence of having applied for any OVD। ऑप्शन सी maximum 12 months within which period the customer has to submit the OVD, या none of the above। And the answer is option B, that is 12 months which can be extended by another 12 months provided account holder applies and furnishes evidence of having applied for any OVD। तो ये maximum validity period होगा small account के लिए। Last question, what is UIDAI? Union Industries Development Authority of India, United Industries Development Authority of India, Unique Identification Authority of India, United India Drought and Accident Insurance। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर है जी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के साथ में हमारा आज का ये सेशन जो है वो कंप्लीट होता है और इसके बाद मैं हमारे नेक्स्ट मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें और अपना सेशन लें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडेज सेशन एंड थैंक यू सर कि आपने आके जो भी सभी डाउट्स थे उनको भी क्लियर किया। सो थैंक यू एवरीवन।